Hello everyone, welcome to Study Simplified. Today we are going to do the revolt of 1857. In last class we have completed सोशियो-रिलीजियस मूवमेंट जिसके एमसीक्यूज आज मैंने अपलोड कर दिया है। तो हर चैप्टर के बाद आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करना ना भूलें क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा प्लस आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो चलिए आज की क्लास की तरफ देखते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसमें आपको याद रखना है कि ये जब रिवॉल्ट हुआ था तब ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था पामस्टन। ओके, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये गिवन नहीं है। एंड जो गवर्नर जनरल थे ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड कैनिंग। ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। Revolt of 1857 is an important landmark in history of India which occurred during Governor Generalship of Lord Canning। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इट इज़ VVI, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट। तो बहुत सारे कॉजेज थे लाइक पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, सोशो रिलीजियस कॉज, मिलिट्री कॉज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वॉज द इमीडिएट कॉज। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहला कॉज है यहाँ पे पॉलिटिकल कॉज। तो पॉलिटिकल कॉज में जो कुछ पॉलिसीज थी ब्रिटिश की लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, इस वजह से क्या था कि जो इंडियन रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे एंड वो लोग भी रिवॉल्ट किए। तो देखिए जो सबसे पहले दे रखा है, नाना साहेब ही वॉज रिफ्यूज्ड पेंशन एज ही वॉज अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू। अब ये पेशवा बाजीराव टू कौन है? तो ही वॉज द लास्ट मराठा रूलर, ठीक है। तो इनके जो सन होते हैं नाना साहेब, इनको पेंशन रिफ्यूज़ कर दिया गया। इस वजह से क्या होता है, नाना साहेब ने भी रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अवध के ऊपर भी चार्जेस लग गया माल एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो इसके वजह से जो अवध के रूलर थे उन्होंने भी रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर, ये जो स्टेट्स थे इनको एनेक्स कर लिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू। तो इस वजह से इस स्टेट के जो भी रूलर्स थे उन सब ने पार्टिसिपेट किया इन रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। जो भी टाइटल एंड पेंशंस था इंडियन रूलर्स का उन सबको कॉन्फिस्टिकेट कर दिया गया था। इकोनॉमिक कॉज हम लोग देखते हैं। तो इकोनॉमिक कॉज में बेसिकली ये जो हेवी टैक्सेशन लगता था, आप लोगों ने देखा होगा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिसमें हम लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट देखा था, रौतवारी सेटलमेंट देखा था एंड महलवारी सेटलमेंट देखा था कि किस तरीके से हैवी जो लैंड रेवेन्यू है कलेक्ट किया जाता था। प्लस डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रक्शन ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट्स। आप लोग को मैंने बताया था कि जो इंडिया की इंडस्ट्री थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, कैसे उन सबको बंद करवा दिया जाता है एंड इनके ही जो प्रोडक्ट होते हैं वो मार्केट में, जो मशीन मेड प्रोडक्ट होता है वो मार्केट में फ्लड कर जाता है, बहुत सारे हो जाता है एंड अपने प्रोडक्ट पे ये टैरिफ चार्ज नहीं लगाते हैं, इंडियन प्रोडक्ट पे हाई टैरिफ चार्ज लगाते हैं। तो ये सब इकोनॉमिक कॉजेस था। अगर बात करें सोशो रिलीजियस कॉज की, तो ब्रिटिश के टाइम में बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे लाइक अबॉलिशन ऑफ सती हुआ था, ठीक है, विडो रीमैरिज हुआ था, ये सब पास हुआ था। तो बेसिकली जो रूढ़िवादी लोग थे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वो ऐसा सोच रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है, विडो रीमैरिज नहीं हो सकता। एंड इस वजह से क्या है कि उनकी जो मानसिकता है चोट पहुंची एंड वो लोग भी इस चीज़ को रिवॉल्ट किए, ठीक है, कंजर्वेटिव पीपल ऑफ दैट टाइम। नेक्स्ट आ जाता है मिलिट्री कॉज। तो मिलिट्री कॉज में डिस्क्रिमिनेशन विथ इंडियन सोल्जर्स। तो इसमें बेसिकली क्या होता था, इंडियन सोल्जर्स की नंबर भी ज़्यादा होती थी एंड क्या होता था कि जो सैलरी, प्रमोशन, जो भी चीज़ें थी वो चीज़ इंडियन सोल्जर्स के साथ अनफेयर होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज क्या था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा एग्जाम में, ठीक है। इसमें क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल्स, ठीक है, जिसका जो कार्ट्रिज है हैव सेड टू बी ग्रीस्ड कवर मेड अप ऑफ बीफ एंड पॉक। अब देखो पहले तो आप ये इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस किया जिसका जो कार्ट्रिज है, जो गोली होती है, गोली में फैट लगा हुआ था ऑफ बीफ एंड पॉक। बीफ एंड पॉक बोले तो काऊ एंड पिग का जो फैट है उससे गोली के ऊपर ग्रीस किया गया था, ठीक है। एंड इसका ऐसा मानना है कि ये जो कार्ट्रिज है इसको हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर लोडिंग इनटू गन, मतलब ऐसे दांत से खींचना पड़ता था और उसके बाद उसको गन में लोड करना पड़ता था। अब देखो इसमें पिग एंड काऊ का फैट है, तो इस वजह से क्या हुआ, जो हिंदू थे एंड मुस्लिम थे उनके सेंटिमेंट्स को चोट पहुंचा, ठीक है, एंड इस वजह से वो लोग रिलक्टेंट हो गए टू यूज़ इनफील्ड राइफल।
तो आप लोग को ये समझ में आया कि इनफील्ड राइफल क्यों यूज़ करने से मना कर रहे थे इंडियंस, जो भी हिंदू या मुस्लिम है वो लोग इसको यूज़ नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि इसमें पिग एंड काऊ का फैट था। ठीक है, अब चलो द बिगनिंग एंड स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉजेज़ देख लिया, कॉजेज़ इंपॉर्टेंट है तो आपको सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं बिगनिंग एंड स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट कैसे हुआ। तो देखो इसका जो शुरुआत हुआ, ये शुरुआत जैसे कि ये मैंने आपको बताया पिग एंड काऊ फैट से ये बना था। ये जो बात है, ये बात सबसे पहले कहाँ फैला, दमदम में। ठीक है, बंगाल में है, दमदम में फैला। उसके बाद ये चीज़ जनवरी में ये दमदम में फैला था। ठीक है, 1857 की बात है, जनवरी में दमदम में फैला, फरवरी में ये बहरमपुर में पहुंच गया ये बात। ठीक है, वहाँ के लोगों को भी पता चल गया। एंड मार्च में ये बैरकपुर में पहुंचा, जहाँ पे एक इंडियन सिपाही थे मंगल पांडे जिनका नाम था, उन्होंने गुस्से में ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया। 2 ब्रिटिश ऑफिसर को मारा था, एक का नाम था ह्यूसन एंड दूसरा का नाम था बॉग। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि मंगल पांडे जो थे वो किस इंडियन सिपाही इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे। तो ये जो नंबर है 34 आप याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ रखा है। ठीक है, वीवीआई कर लीजिए एंड इसको मार्क कर लीजिए। तो मंगल पांडे एंड ये कहाँ से थे, तो ये बैरकपुर से थे। बैरकपुर कहाँ पे, कोलकाता के पास है। ठीक है, तो इन्होंने 2 ब्रिटिशर्स को किल किया था, ह्यूसन एंड बॉग को। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इंडियन सोल्जर्स जो हैं उनको बोला गया कि जाओ उसको अरेस्ट करो, तो ये लोग मना कर देते हैं। बट फाइनली बाद में क्या होता है कि ही वॉज लेटर ऑन अरेस्टेड एंड पुट टू हैंग्ड, लाइक इनको फांसी हो जाती है, ये मर जाते हैं। तो ये तो शुरुआत था, बट असली शुरुआत माना जाता है मेरठ से स्टार्ट हुआ ऑन 10 मई 1857। तो ये डेट आप याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में आएगा कि ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये रियली कब स्टार्ट हुआ था, तो रियल स्टार्ट ये था आपका। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, रियल स्टार्ट एट मेरठ। तो ये आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत तो हो गई थी मंगल पांडे से ही, ठीक है, बैरकपुर में, बट जो रियल स्टार्ट है वो मेरठ से हुई, क्योंकि मंगल पांडे का क्या, उनको तो फांसी मिल जाती है, इसलिए उस समय ये रुक जाता है। बट जब मेरठ से स्टार्ट होती है तो ये पूरे सेंट्रल इंडिया में एंड नॉर्थ इंडिया में फैलता है। तो देखिएगा क्या होता है कि यहाँ पे द ओकेजन वॉज पनिशमेंट ऑफ सम सिपॉय फॉर देयर रिफ्यूजल टू यूज़ ग्रीस्ड कार्ट्रिज। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी जो सिपॉय हैं उन्होंने मना कर दिया कार्ट्रिज यूज़ करने से। अब क्या होता है कि वो लोग एक ग्रुप बना लेते हैं एंड ग्रुप बना के दिल्ली के तरफ मार्च करते हुए निकल जाते हैं। क्या बोलते हुए, मारो फिरंगी को। ओके, इस तरीके से वो निकल जाते हैं। रास्ते में जो भी आता है, दे ब्रोक ओपन जेल्स, मर्डर्ड यूरोपियन, बर्न देयर हाउस एंड मार्च टू दिल्ली आफ्टर सनसेट। ठीक है, जो भी रास्ते में आता है उसको एकदम वायलेंटली तोड़ फोड़ करते हुए दिल्ली की तरफ आगे निकल जाते हैं। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मेरठ से, एंड कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मुगल रूलर बहादुर शाह जफर जो लास्ट रूलर थे, 82 ईयर्स के उस समय हो गए होते हैं, तो उस समय उनका वहाँ पे रूलिंग चल रहा होता है। तो ये लोग जाके इनको अपना लीडर बना लेते हैं। ये जो सिपॉयज है ना, इन्होंने अपना लीडर किसको बना लिया, बहादुर शाह जफर को बना लिया। तो क्वेश्चन आता है कि दिल्ली में इनका लीडर कौन बना था, तो बहादुर शाह जफर बना था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, अब देखो बहादुर शाह जफर बहुत ओल्ड थे, इसलिए इनके जो सेनापति थे वो एक्चुअली कमांड कर रहे थे सब कुछ। ठीक है, तो उनका नाम था भक्त खान। तो आप ये भी याद रखिएगा, भक्त खान। ठीक है, ही वॉज द सेनापति ऑफ बहादुर शाह एंड बहादुर शाह जैसे कि ओल्ड थे तो वो ज़्यादा डिसीजन नहीं ले रहे थे, जो भी डिसीजन वगैरह है वो भक्त खान ही ले रहे थे। ठीक है, कि कैसे क्या करना है, जो प्लानिंग हो रही थी रिवॉल्ट की। अब देखो यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सारे क्वेश्चंस आते हैं। बट पहले यहाँ पे एक पैराग्राफ देखो, विद इन अ मंथ of capture of Delhi, the revolt spread to different part of India, all over North India, Central India, Western India, बस साउथ को छोड़ के। ठीक है, साउथ रिमेन्ड अनअफेक्टेड, साउथ में ये चीज़ फैला ही नहीं, ये रिवॉल्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि साउथ में इसका कुछ इफेक्ट नहीं हुआ था। बेसिकली जो नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया में ये रिवॉल्ट पूरे जोर शोर से हुआ। अब हम ये टेबल देख लेते हैं, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टेबल से ही क्वेश्चन आना है आपका। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आना है। तो देखिए यहाँ पे सेंटर दे रखा है, ठीक है, डेट्स दे रखे हैं, डेट्स आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है,
अब यहाँ पे लीडर है, लीडर का नाम, एंड जो ब्रिटिश के साइड से जिसने इस रिवॉल्ट को सप्रेस किया था, दबा दिया था, वो चीज़ पढ़ना है। तो देखिए हम लोग देखते हैं दिल्ली में कौन था। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे एंड उनके सेनापति भक्त खान थे, ठीक है, जो इस रिवॉल्ट को कैरी कर रहे थे। एंड इसको सप्रेस करने वाले कौन थे ब्रिटिशर्स की तरफ से? तो जॉन निकोलसन। ओके, इनका नाम याद रख लीजिए। नेक्स्ट आ जाता है कानपुर। कानपुर में इस रिवॉल्ट को कौन लीड कर रहा था? तो नाना साहेब लीड कर रहे थे, जो कि बाजीराव टू के सन थे, एडॉप्टेड सन, है ना। एंड इनके लॉयल कमांडर तांतिया तोपे भी लीड कर रहे थे। एंड इनके जो रिवॉल्ट को कौन सप्रेस कर रहा था कानपुर में? तो कैंपबेल, इनका नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कानपुर में इस रिवॉल्ट को लीड कर रही थी बेगम हजरत महल एंड सप्रेस किया गया था बाई कैंपबेल के द्वारा। झांसी में लीड करने वाली थी रानी लक्ष्मीबाई एंड यहाँ पे सप्रेस करने वाले थे ह्यूज रोज। इलाहाबाद में लीड करने वाले थे लियाकत अली एंड यहाँ पे सप्रेशर जो थे उनका नाम था कॉलोनल नील, ठीक है। एंड फाइनली जगदीशपुर, जगदीशपुर में कुंवर सिंह एंड अमर सिंह लीड कर रहे थे एंड इस सप्रेशन को दबाने वाले कौन थे? विलियम टेलर, ठीक है। तो इस तरीके से जो मैंने आपको बताया आप इसको लर्न कर लीजिए। मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम में ऐसा करके आता है, जैसे एक साइड सेंटर दे दिया होगा और एक साइड लीडर्स दे दिया होगा, आपको मैच करना होगा। जैसे कानपुर का पूछा जाएगा कि कौन थे लीडर, इलाहाबाद के कौन थे लीडर, जगदीशपुर के थे कौन से लीडर। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए, एकदम बाई हार्ट कर लीजिए एकदम अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि किन के साथ क्या हुआ। तो देखो ये जो बहादुर शाह टू थे, बहादुर शाह जफर, वो तो ही वॉज डिपोर्टेड टू रंगून वेयर ही डाइड, ठीक है। इनकी बात छोड़ो, ये रंगून चले जाते हैं जहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। अब आते हैं नाना साहेब, ठीक है, बेगम हजरत महल एंड खान बहादुर खान, ये 3 पर्सन नेपाल स्केप कर जाते हैं, ठीक है, दे स्केप टू नेपाल। अब देखो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाना साहेब का ओरिजिनल नेम क्या था ये पूछा जाता है। तो धुंधु पंत, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट मार्क कर लीजिए। ये बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, स्टेट पीसीएस एंड रेलवे एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाना साहेब का ओरिजिनल नेम क्या था? धुंधु पंत था। एंड अब आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे ये देखिएगा तांतिया तोपे, जिनका ओरिजिनल नेम था रामचंद्र पांडुरंगा। तो ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन एसएससी एंड द पीसीएस में, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या तो मार्क डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो तांतिया टोपे होते हैं, ये तो एक्चुअली क्या होता है ना कि ये ग्वालियर भाग के चले जाते हैं, बट ग्वालियर में इनका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम रहता है मान सिंह, जो कि ब्रिटिश को इन्फॉर्मेशन दे देता है एंड इस तरीके से तांतिया तोपे पकड़े जाते हैं एंड फाइनली इनका एक्सिक्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट आ जाती है रानी लक्ष्मीबाई, जो कि बैटलफील्ड में जिनका डेथ हो जाता है, वो बहुत ब्रेवली ब्रिटिशर्स से लड़ती है एंड बैटलफील्ड में उनका डेथ हो जाता है। फिर आते हैं कुंवर सिंह, जो कि जिनको चोट के वजह से डेथ हो जाता है, ठीक है, उनको चोट लग जाती है एंड फिर फाइनली उनका डेथ हो जाता है। तो देखिए ये जो पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं, जो पॉइंट नंबर 1 है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो भी लीडर्स हैं, तो कौन से लीडर स्केप कर गए एंड कौन से लीडर बैटलफील्ड में ब्रेवली लड़ते हुए मर गए, ये सब दे रखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पूछा जाता तो आपको पता होना चाहिए कि बैटलफील्ड में उनका डेथ हो गया था, ठीक है। और जबकि अगर बेगम हजरत महल का बात किया जाए, बहादुर खान का बात किया जाए एंड नाना साहेब का, तो ये तीनों नेपाल स्केप कर गए थे। तो इनका डिटेल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो टेबल प्लस ये जो पॉइंट नंबर 1 है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब सेकंड पॉइंट में देखिए, ये जो सर ह्यूज रोज है, ये कौन है? तो ये सप्रेस किए थे किसके रिवॉल्ट को? रानी लक्ष्मीबाई के रिवॉल्ट को, ठीक है, जो कि हुआ था कहाँ पे? झांसी में। तो इन्होंने लक्ष्मीबाई को क्या बोला है? द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल। देखो मतलब वो इतना ब्रेवली इनसे लड़ी कि इन्होंने भी उनकी तारीफ की, ठीक है। एंड अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसके अलावा कुछ लीडर्स और हैं जिनके नाम आपको देखने हैं। तो पॉइंट नंबर 3 को देखिए, खान बहादुर खान, जो कि किसके साथ? बेगम हजरत महल के साथ एंड नाना साहब के साथ कहाँ चले गए थे? तो नेपाल स्केप कर गए थे, ठीक है। तो वो कहाँ के लीडर बने, कहाँ से उन्होंने लीड किया था? तो बरेली से, याद रहेगा। खान बहादुर खान कहाँ से? तो बरेली से, ओके। उसके बाद मौलवी अब्दुल्ला, तो उन्होंने किया था फैज़ाबाद से। अजीमुल्ला खान, उन्होंने किया था फतेहपुर से। देवी सिंह, तो उन्होंने किया था मथुरा से। एंड कदम सिंह, उन्होंने किया था मेरठ से। तो अगर यहाँ से मैं बताऊँ कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो खान बहादुर खान, इनसे क्वेश्चन आता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है।
ये जो पैरा है इसमें खान बहादुर खान का याद रखिएगा कि वो बरेली से लीड किए थे। नेक्स्ट आ जाता है इंग्लिश अथॉरिटी रीस्टैब्लिश्ड इन इंडिया ड्यूरिंग, तो ये तो मैं आपको बताऊंगी, पहले आप कॉज ऑफ फेलियर देख लीजिए कि कॉज ऑफ फेलियर क्या था। तो मेन कॉजेज वेयर डिसयूनिटी ऑफ इंडियंस एंड पुअर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देख सकते हैं कि यूनिटी नहीं था, बिकॉज ये जितने भी रूलर्स थे, ठीक है, तो कोई अपना एक्चुअली जो हम लोगों ने देखा था सब्सिडरी अलायंस के थ्रू किसी का स्टेट एनेक्स कर लिया गया था, तो किसी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू, तो सब अपना अपना हक के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, यूनिटी नहीं थी उनमें। सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ कंप्लीट नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी उस समय, तो लोग अपने अपने स्टेट को पाने के लिए लड़ रहे थे, कोई अपना पेशवा पद को पाने के लिए लड़ रहा था, तो कोई अपना अडॉप्टेड सन के सक्सीड होने के लिए लड़ रहा था, ठीक है। तो ये जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग है वो चीज़ नहीं थी, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट है उसमें देख सकते हैं हम लोग, पहले ये देख लीजिए लैक ऑफ कंप्लीट नेशनलिज्म नहीं थी, बिकॉज कुछ लोग थे जो ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहे थे, जिसमें कि सिंधियाज, होल्कर्स, निज़ाम एंड अदर एक्टिवली हेल्प ब्रिटिश, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी लोग थे जिन लोग ब्रिटिश को हेल्प कर रहे थे इस रिवॉल्ट में भी, ठीक है। फिर आ जाता है थर्ड पॉइंट में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सिपॉय, पीजेंट, ज़मींदार एंड अदर क्लासेस। इसमें क्या हुआ था कि जो ज़मींदार है ना, कुछ ज़मींदार सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को अपना फ़ायदा के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको परमानेंट सेटलमेंट से अच्छा खासा पैसा मिल जा रहा था, रेवेन्यू मिल जा रहा था, तो वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे। बट ऐसे भी कुछ ज़मींदार थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को अपोज किया, लाइक कुंवर सिंह, ठीक है, जो कि बिहार के थे, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपोज किया। तो इस केस में क्या हो रहा था कि जो पीजेंट्स थे वो सोच रहे थे कि अरे ये तो जो ज़मींदार हैं एंड ब्रिटिशर्स हैं उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, हम क्यों बीच में पड़े। तो यहाँ पे जो पीजेंट्स थे वो साथ नहीं दे रहे थे, तो कई बार क्या हो रहा था, कहीं ज़मींदार तो कहीं पीजेंट, एंड कई जगह तो जो अपर क्लास वाले लोग हैं, जो अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, वो लोग भी इस रिवॉल्ट में नहीं पड़े। उन लोग को लगा कि नहीं, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग रिवॉल्ट में क्यों पढ़े, ये सब में नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं था। एंड फाइनली मेनी हैड डिफरेंट मोटिव्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन रिवॉल्ट। तो मैंने आपको ये बताया कि सबका अलग अलग मोटिव था, किसी के अंदर नेशनलिज्म नहीं था, नेशन को लेके नहीं था, वो लोग सब अपने अपने लिए कर रहे थे। कोई अपना पेशवा पद चाहता था, तो कोई अपने अडॉप्टेड सन को सक्सीड होते हुए देखना चाहता था, तो कोई अपने स्टेट को वापस चाहता था, इस तरीके से था। तो हम लोग देख सकते हैं कि यूनिटी नहीं था उनके बीच में, कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिस वजह से क्या होता है कि ये जो रिवॉल्ट है ये फेल हो जाता है एंड ब्रिटिशर्स की फाइनली जीत होती है, एंड ये जो भी रिवॉल्ट था सारे के सारे सप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। एंड फाइनली एंड ऑफ कंपनी रूल होता है, ब्रिटिश क्राउन रूल यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि हम लोग अगले क्लास में करेंगे। बट अगले क्लास में हम लोग करेंगे नेचर ऑफ रिवॉल्ट एंड कुछ इम्पैक्ट्स वगैरह भी देखेंगे। चलिए ठीक है, अगर आप लोग को कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।